Welcome back to your school Jesus Mary Academy YouTube channel, and I am Abu, your economics teacher. Today I am going to explain the next topic of the chapter, money, meaning and functions, and this topic is functions of money. आज जिस टॉपिक को हम डील करने जा रहे हैं वो है टॉपिक functions of money, and there are three different functions performed by money, and there are first primary function of money, secondary functions of money and contingent function of money. जो मेनली तीन तरह की फंक्शन है जो मनी परफॉर्म करती है, उनमें से सबसे पहला है प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी, दूसरा सेकेंडरी फंक्शन और तीसरा है कंटिजेंट फंक्शन। सबसे पहले जानते हैं प्राइमरी फंक्शन के बारे में। प्राइमरी फंक्शन में दो फंक्शंस आते हैं, पहला है मीडियम ऑफ एक्सचेंज और दूसरा है मेजर ऑफ वैल्यू। अब सबसे पहले जानते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो प्राइमरी फंक्शन का फर्स्ट पार्ट है। इसमें आज जितनी भी अलग अलग इकोनॉमीज में, अलग अलग कंट्रीज में जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, सेल और परचेज हो रहे हैं, वो बिना मनी को यूज किए नहीं हो पा रहा। इसलिए एक मीडियम के रूप में मनी एक कंपल्सरी एलिमेंट है, जिसके बेसिस पर ही सारे के सारे अलग अलग जो ट्रांजेक्शन है, सेल और परचेज है, कमोडिटीज और सर्विसेज की, वो हो रही है। और इसी के कारण जो मनी के एब्सेंट में, जो इनके एब्सेंस में जो प्रॉब्लम आ रही थी, वो सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई हैं। और जो इतना लार्ज स्केल ट्रांजेक्शन हो रहा है, जो इकोनॉमीज हैं जो इवॉल्व हुई हैं, वो सब इसी कारण से हुई हैं, क्योंकि आज मनी को हम एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज करते हैं। सो मनी की जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो मनी का जो वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज ही है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म बाय मनी, बिकॉज all the transactions and sale and purchase of commodities and services is totally dependent upon money. Without money, sale and purchase is not possible. ये संभव नहीं है कि हम बिना मनी की यूज किए आज के समय में किसी भी सामान को परचेज करें या सेल कर पाएँ, क्योंकि जब हम सामान बेचते हैं तो हम जरूर से उसके बदले में, सामान के बदले में मनी की डिमांड करते हैं, और सामान अगर कहीं परचेज कर रहे हो तो मनी पेमेंट करते हैं। इसी कारण से आज मनी जितनी भी इकोनॉमीज हैं वो सभी मनी यूजिंग इकोनॉमी है। बिना मनी के कोई भी इकोनॉमी आज वर्क नहीं कर रहे। इसके बाद आता है दूसरा, मेजर ऑफ वैल्यू। प्राइसेस ऑफ ऑल द कमोडिटीज सर्विसेज प्लेड ए क्रूशियल रोल इन ऑल द इकोनॉमिकल एक्टिविटीज इन एन इकोनॉमी। जितने भी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ हैं, उन सारी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ में जो प्राइस ऑफ द कमोडिटीज और सर्विसेज हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि फाइनली जब कोई सामान हम परचेज करने के लिए डिसीजन लेते हैं उसके प्राइस के बेसिस पे ही लेते हैं। और प्राइस के मेजरमेंट का स्केल क्या है? प्राइस के मेजरमेंट का स्केल मनी है। हम जब कोई सामान परचेज कर रहे होते हैं, उस सामान के प्राइस टैग को सबसे पहले देखते हैं और उसके बाद ही डिसीजन लेते हैं कि सामान हमको परचेज करना है या नहीं, क्योंकि प्राइस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी सामान के परचेज और सेल में। इसी तरह से जब कोई प्रोड्यूसर कोई मशीनरी, रॉ मटेरियल या फिर लेबर कहीं यूज करता है अपने प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, तभी वो हमेशा उसका प्राइस देखता है, कॉस्ट कैलकुलेट करता है, तब जाकर डिसीजन लेता है कि वो उस रॉ मटेरियल, मशीनरी या लेबर का इस्तेमाल अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में करे या ना करे। तो जो मेजरमेंट ऑफ वैल्यू है, जो मेजर ऑफ वैल्यू, किसी भी सामान के वैल्यू को मनी में मेजर करना, वो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। इसी के बेसिस पर कौन सामान चीप है, कौन सामान कॉस्टली है, इसके बारे में हम जानते हैं, और उसके बाद ही हम फाइनल डिसीजन लेते हैं कि हम इस सामान को अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये अफोर्डेबिलिटी को भी क्लियर कट डिफाइन कर देते हैं। ये इसकी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। जिस फंक्शन को हम बोलते हैं मेजर ऑफ वैल्यू। इसके बाद है सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन वो फंक्शन है जो प्राइमरी जो दो फंक्शन है उनको हेल्प करने के लिए परफॉर्म की जाती है, इसलिए इसको सेकेंडरी फंक्शन ही बोलते हैं। जिसमें सबसे पहला आता है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट इज रिलेटेड टू लोन रीपेमेंट। ये लोन रीपेमेंट से रिलेटेड है। इन ऑल ओवर द वर्ल्ड modern economy is totally dependent upon credit sale and purchase. In credit sale or purchase, a payment date is decided on the
on the time of sale and purchase of commodities and services. After the end of the period, the purchaser of the commodity paid the price of the commodity to the supplier in money only. इस पूरे फंक्शन के अंदर इसमें जब सामान हम परचेज करते हैं तो क्रेडिट परचेज कर लेते हैं, उधार ले लेते हैं, लेकिन इसका सर्टेन पेमेंट डेट होता है। जैसे हम आज सामान परचेज कर लिए, पेमेंट डेट 1 महीने, 15 दिन, 10 दिन या जितने दिन भी हो, वो जब एंड होता है तब उस दिन फिर हमको पेमेंट करना होता है और ये पेमेंट हमको मनी में ही करना होता है। और ये जो क्रेडिट है, जो क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज, ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मॉडर्न इकोनॉमी में, ये भी समझ लें। जो पूरे का पूरा जो लार्ज स्केल इकोनॉमी आज हम देख रहे हैं, जिसमें लार्ज स्केल प्रोडक्शन, लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, ये सभी पॉसिबल हो रहा है वो केवल क्रेडिट बेसिस पे। क्योंकि जितने भी कॉस्टली जो आइटम हैं उनकी बिक्री केवल इसी कारण से हो पा रही है लार्ज स्केल में, क्योंकि उसके पीछे क्रेडिट सेल की फैसिलिटी होती है, जिसको हम EMI फैसिलिटी के नाम से भी जानते हैं। तो EMI फैसिलिटी के कारण ही आज आप पूरी दुनिया में जो कॉस्टली आइटम है, जैसे महंगे फ्लैट्स हैं या फिर कार हैं या दूसरे ऐसे सामान, वो बिक रहे हैं, यूज हो रहे हैं और इसी कारण से एम्प्लॉयमेंट, इनकम भी जनरेट हो रही है। अगर केवल एक क्रेडिट फैसिलिटी को हटा दी जाए तो ये ट्रांजेक्शन काफ़ी छोटे हो जाएंगे और इनसे किसी की नीड फुलफिल नहीं हो। और ये जो स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट है, यही इस क्रेडिट सेल और परचेज का मेनली बेस है, जो इस मोटिव को फुलफिल कर देता है। आगे जो सेकेंडरी फंक्शन है, जो सेकेंड पार्ट, सेकेंडरी वो है स्टोर ऑफ वैल्यू। ऑल द पर्सन इन द सोसाइटी ऑलवेज वांट टू बिकम रिच एंड प्रोस्पेरस पर्सन। ये जितने भी लोग सोसाइटी में रहते हैं वो सभी चाहते हैं कि वो रिच हो, प्रोस्पेरस बने। इसके लिए उनको एक बड़ा स्टॉक क्रिएट करना पड़ता है, अरेंज करना पड़ता है मनी का। इसके लिए वो उसको अरेंज करते हैं, स्टोर करते हैं, क्योंकि इसकी स्टोरेज की वैल्यू होती है। क्योंकि मनी स्टोर करना कम खर्च का एक काम है, साथ ही साथ ये कमोडिटी के जैसा नहीं होता कि जो कुछ डेट के बाद एक्सपायर हो जाए, सड़ गल जाए, क्योंकि सड़ती गलती नहीं। और जब इसको हम लार्ज स्केल, जब इसका एक्यूमुलेशन हो जाता है, लार्ज स्केल एक्यूमुलेशन के बाद ये वेल्थ में कन्वर्ट हो जाती है और यही वेल्थ हमारे लाइफ के सेटिस्फैक्शन का बेसिस है। क्योंकि ये वेल्थ है जो हमको परचेजिंग कैपेसिटी देता है, प्रोस्पेरिटी फील कराता है, जिसके लिए हम लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। तो जो स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, सेकेंडरी फंक्शन जो मनी परफॉर्म करती है। क्योंकि अगर ये फंक्शन को ही हम एलिमिनेट कर दें तो हमारे लाइफ में जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है प्रोस्पेरिटी का, या फिर जो शो ऑफ करने का भी मोटिव है, वो फुलफिल नहीं हो पाएगा विदाउट मनी। तो जो स्टोर ऑफ वैल्यू है, ये भी एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है। इसके पीछे एक और रीज़न भी है कि हम मनी किसी को भी लोन के रूप में दे सकते हैं, इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। मनी को ही हम बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं, उस पर इंटरेस्ट ले सकते हैं। ये एक अर्निंग का हमारे लिए सोर्स बन जाता है। साथ ही साथ ये हमारे लिए किसी दूसरी एसेट को ऑनरशिप लेने के लिए भी यूज किया जा सकता है, जिससे कि हम पहले के मुकाबले में कहीं ज़्यादा प्रोस्पेरस लाइफ स्पेंड कर सकते हैं, प्रोस्पेरिटी फील कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन ऑफ मनी। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू फंक्शन is the part of secondary functions of money. In this function, the ownership of the asset like money is transferred in instant basis, on instant basis. ये instant basis में तुरंत के तुरंत इस पे ownership ट्रांसफर हो जाती है without any legal formalities. मनी ही एकमात्र ऐसा एसेट है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है, एक ऐसा लिक्विड एसेट है जिसका ऑनरशिप तुरंत 1 मिनट के अंदर ही चेंज हो जाता है। मतलब जितनी देर में हम पैसा किसी को ले रहे हैं और किसी से दे रहे हों, उतने देर में इसकी ऑनरशिप
चेंज हो जाती है। इसमें किसी तरह की लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे दूसरे किसी एसेट को अगर कहीं हम ऑनरशिप में लेना चाहते हैं तो बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं। जैसे उसके लिए हमको कैश मेमो चाहिए होता है, बिल कराना जरूरी होता है, प्रूव करने के लिए कि सामान मेरा ही है। अगर लैंड और बिल्डिंग की कहीं खरीद बिक्री करनी हो, कोई एक बेच रहा हो दूसरा खरीद रहा हो, तो बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है। बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं जिनको कंप्लीट करने के बाद ही ऑनरशिप चेंज हो सकती है, ऑनरशिप ट्रांसफ़र होती है। लेकिन ऐसा कोई भी कंडीशन मनी ट्रांसफ़र में, जो मनी की जो वैल्यू है उसको ट्रांसफ़र करने में कोई भी तरह का ऐसा हर्डल नहीं है। और इसी कारण से सभी लोग बिना किसी हेजिटेशन के आराम से कोई भी सामान खरीद बेच पाते हैं, क्योंकि इसमें ऑनरशिप तुरंत ही ट्रांसफ़र होके जो सेलर है उससे परचेजर के पास से चला जाता है। अब आता है कंटिंजेंट फंक्शन ऑफ मनी। अब मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी, ये है कंटिंजेंट फंक्शन ऑफ मनी का पहला पार्ट। अब मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी, मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी का मतलब हुआ, यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी वन सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ द कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। और ये यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करता है मनी। कैसे करता है? क्योंकि आप जानते हैं कि जितनी भी सामान हैं उन पे जो हम सेटिस्फैक्शन, जो बेसिस है हमारा, वो सेटिस्फैक्शन जो फील करते हैं हम किसी भी कमोडिटी से, वो तभी मैक्सिमाइज होता है जब जितनी ज़्यादा इनकम, जितनी ज़्यादा मनी हमारे पास में अवेलेबल होती है। जितना बड़ा स्टोर होगा मनी का, वो सेटिस्फैक्शन को उतना ही ज़्यादा प्रोवाइड कर पाएगा। क्योंकि जितने भी फिजिकल गुड्स और कमोडिटीज़ और सर्विसेज जो मार्केट में, ओपन मार्केट में अवेलेबल हैं परचेज करने के लिए, उनको यूज करने के लिए, उनको परचेज करने के लिए हमको उतना ही मनी इनकम चाहिए, उसकी स्टोर चाहिए। तो जो यूटिलिटी है, या फिर कोई दूसरे वर्ड में बोले सेटिस्फैक्शन है, वो कहीं ना कहीं मनी पर डिपेंडेंट है। ये भी एक फंक्शन है। उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर इनपुट। जितने भी फैक्टर्स हैं, जैसे मेन फैक्टर्स प्रोडक्शंस आर लैंड, लेबर एंड कैपिटल यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर इन प्रोडक्शन प्रोसेस। जितना भी अलग अलग फैक्टर है, लैंड, लेबर, कैपिटल, जिसको कि एक प्रोड्यूसर प्रोडक्शन फंक्शन में यूज करता है, इसी को हम बोलते हैं फैक्टर प्रोडक्शन। एंड फैक्टर प्रोडक्शन ऑलवेज यूज with some payment. After payment made by the producer, it is possible to use the different factors of production. जितने फैक्टर प्रोडक्शन है कोई तभी यूज कर सकता है इसको पेमेंट करे। लाइक रेंट फॉर लैंड, इंटरेस्ट फॉर कैपिटल एंड वेजेस एंड सैलरीज फॉर द लेबर। ये जब पेमेंट वो करता है तभी वो फैक्टर इनपुट को यूज कर सकता है। तो सारे के सारे जो अलग अलग कमोडिटी सर्विसेज के प्रोडक्शन हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं मनी पर ही डिपेंडेंट है। मनी यूज किए बिना किसी भी सामान का प्रोडक्शन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फैक्टर प्रोडक्शन जब यूज करेंगे तभी प्रोडक्शन होगा, और प्रोडक्शन करने के लिए मनी यूज करना कंपलसरी। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। जितने भी नेशनल इनकम है उसका डिस्ट्रीब्यूशन ही मनी बेसिस पर ही होता है। जैसे अलग अलग लोग अलग अलग तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं एक इकोनॉमी के अंदर। कुछ लोग एम्प्लॉय होते हैं, कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, कुछ बिजनेसमैन होते हैं। तो ये सभी लोग जो अलग अलग इनकम करते हैं उनका कोई ना कोई हेड होता है। किसी न किसी हेड के कोई ना कोई हेड, ऐसी हेड होती है, इसकी कैटेगरी होती है जिसमें ही उसकी इनकम कंसिडर की जाती है। जैसे जितने भी वर्कर्स हैं उनकी जो इनकम जाती है वो इनकम हमेशा सैलरी के कैटेगरी में होती है। सर दूसरा, जितने भी अलग अलग जो बिजनेसमैन हैं वो ऑपरेटिंग सरप्लस हेड में ही इनकम करते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस में जो अलग अलग जो फैक्टर के ऑनर हैं वो अलग अलग इनकम करते हैं। जैसे लैंड के लिए रेंट, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रॉफिट, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट। साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मिक्स इनकम करते हैं। ये सारे के सारे जो इनकम है, चाहे किसी को भी किसी बेसिस पे ही मिल रही हो, चाहे वो फी के नाम पर, सैलरी के नाम पर, प्रॉफिट के नाम पर, वो सब के सब मनी के जरिए ही मिल रहा है। इसीलिए जो पूरे का पूरा नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है जो अलग अलग लोगों को, वो बिना मनी के कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हमेशा नेशनल इनकम को हम कैलकुलेट करते हैं वो जितने भी पूरे साल में
जो अलग अलग लोगों ने जो इनकम अलग अलग हेड में किया है उसी का सम टोटल कहलाता है नेशनल इनकम। या फिर दूसरे बड़े बोले एक दूसरा मेथड भी यूज होता है जिसको हम आउटपुट मेथड बोलते हैं। तो इसमें जितने भी फाइनल गुड्स सर्विसेज जो प्रोड्यूस होते हैं पूरे साल में, उनकी जो फाइनल प्राइस होती है उनके साथ में टोटल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी जो सामने आता है वो नेशनल इनकम है। लेकिन इनके कैलकुलेशन में हम बिना मनी यूज किए इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, नेशनल इनकम कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं होता। और इसके डिस्ट्रीब्यूशन में जो अलग लोगों को मिला है वो किसी हेड में मिला हो वो तभी कैलकुलेट किया जाता है जब हम इसका मनी को एज ए बेस हम इस्तेमाल करें। बेस ऑफ क्रेडिट सिस्टम, मनी क्रेडिट सिस्टम का बेस है। एंड क्रेडिट क्रिएटेड बाय द बैंक इन फॉर्म ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ लोन लाइक शॉर्ट टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन एंड लॉन्ग टर्म लोन। बैंक जो है वो क्रेडिट क्रिएट करती है लोन के फॉर्म में, लोगों को लोन प्रोवाइड करती है। अलग अलग तरह के लोन हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। और जो मनी बोरोवर हैं जो लोन लेने जाते हैं वो कोई भी हो सकता है, बिकॉज बैंक्स गिव द लोन टू द कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर्स ऑल्सो। जो बैंक है वो न केवल जो लोन है वो प्रोड्यूसर को देता है बल्कि कंज्यूमर को भी देता है। वो कंज्यूमर लोन और बिजनेस लोन ये दोनों ग्रांट करता है। जैसे एक बिजनेसमैन अगर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए किसी भी तरह के इनपुट को परचेज करने के लिए अगर लोन ग्रांट कराता है तो बिजनेस लोन है। और जब कंज्यूमर किसी सामान को परचेज करने के लिए, चाहे वो महंगे कार हो, फ्लैट हो, इसके जो लोन जब अप्रूव कराता है, लोन अप्लाई करता है, जब उसको लोन अप्रूव हो जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर लोन। तो ये दोनों तरह के लोन तभी किसी काम के हैं जब इसमें मनी यूज की जाए। और क्रेडिट जो क्रिएट किया जाता है, जो बैंक का मेन फंक्शन भी है, वो मनी के सपोर्ट से ही होता है। क्योंकि बैंक जो अलग अलग कस्टमर से मनी डिपॉजिट लेती है वो दूसरे लोगों को एज ए लोन ग्रांट करती है और वही उसकी इनकम का बेस ही बनता है। क्योंकि इंटरेस्ट वो अर्न करती है वही उसका मेन इनकम है। इस तरह से वो इकोनॉमी को भी प्रमोट करती है, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करती है और इकोनॉमी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, उसको भी प्रमोट करती है। इसमें क्रेडिट क्रिएशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और क्रेडिट क्रिएशन में मनी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट के रूप में जुड़ा हुआ रहता है। क्योंकि हम या आप जब बैंक जाते हैं तो एज ए लोन जिस चीज़ का डिमांड करते हैं वो मनी होता है। इस तरह से मनी क्रेडिट। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज इम्पॉर्टेंस ऑफ मनी। इस चैप्टर की जो नेक्स्ट टॉपिक है वही इम्पॉर्टेंस ऑफ मनी। इसमें अलग अलग सेगमेंट ऑफ सोसाइटी हैं, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि मनी कितनी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहले देखते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ मनी टू द कंज्यूमर और हाउस होल्ड। सबसे पहले देखते हैं कि मनी कंज्यूमर या हाउस होल्ड के लिए क्या रोल प्ले करती है। ऑल द कंज्यूमर एंड हाउस होल्ड पार्टिसिपेटेड इन प्रोडक्शन फंक्शन एज ए मनी लेंडर, एज ए वर्कर और एज ए लैंडलॉर्ड। जितने भी हाउस होल्ड हैं, जितने भी कंज्यूमर्स हैं, वो या तो लैंडलॉर्ड के रूप में, लेबर के रूप में या फिर मनी लेंडर के रूप में प्रोडक्शन फंक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और उससे इनकम करते हैं। यही इनकम उनके परचेजिंग पावर का बेसिस है। But all income is the basis of purchasing power, and the purchasing power gives satisfaction. और जो purchasing power एक satisfaction देता है, क्योंकि जो आज मॉडर्न इकोनॉमी, जो मॉडर्न डेफिनेशन है सेटिस्फैक्शन का मॉडर्न इकोनॉमी में, वो पूरी तरह से डिपेंड करता है एबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे। और ये गुड्स एंड सर्विसेज की एबिलिटी डिपेंड करती है इनकम पे, और इनकम डिपेंड करता है मनी पे। तो जो सेटिस्फैक्शन का बेसिस है, जो सेटिस्फैक्शन जो मेन एम भी है एज ए कंज्यूमर, एज ए हाउस होल्ड, वो फुलफिल विदाउट मनी इम्पॉसिबल है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो परफॉर्म करती है मनी किसी हाउस होल्ड या कंज्यूमर के लिए। ये कंज्यूमर को एक परचेजिंग पावर प्रोवाइड करती है और परचेजिंग पावर के साथ साथ जो एबिलिटी ऑफ गुड्स सर्विस है उसकी गारंटी करती है, और इसके जरिए वो अपने लाइफ को प्रॉस्पेरस और साथ साथ सेटिस्फाइड तरीके से स्पेंड करता है। उसके बाद आता है दूसरा, सिग्निफिकेंस ऑफ मनी इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में मनी कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। प्रोडक्शन में मनी बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती है, क्योंकि
production process is always started after some investment made by the producer in form of money. जब तक कि प्रोड्यूसर कुछ पैसा कुछ रुपया एज ए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट लगाए नहीं, तब तक बिजनेस स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि जितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं वो बिना खर्च किए ऑनरशिप में नहीं आते, ना आप यूज कर सकते हैं एज ए प्रोड्यूसर। और जितने भी सामान, जितनी भी कमोडिटी, जब जितने भी सर्विसेज हैं जिनको कोई प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है, वो सब कुछ उस इन्वेस्टमेंट पर ही डिपेंड करता है। साथ ही साथ जो पर डे वो जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करता है, वो पूरी तरह से मनी पर ही डिपेंडेंट होता है। बिना मनी इस्तेमाल किए बिजनेस करना, सामान को प्रोड्यूस करना, सप्लाई करना, ये पॉसिबल नहीं है। मतलब ये बोल सकते हैं कि बिजनेस में, चाहे प्रोडक्शन का बिजनेस हो या फिर ट्रेडिंग की बिजनेस हो, उन सब में जो मनी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मनी के बिना तो बिजनेस संभव नहीं है, क्योंकि मनी इज लाइक ब्लड इन आवर बॉडी। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड है, वैसे ही बिजनेस के अंदर मनी भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जैसे हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्ले करती है। आगे इम्पोर्टेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन में भी मनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब ये इनकम अलग अलग लोगों के पास पहुंचता है अलग अलग फॉर्म में, तभी ये मीनिंगफुल होता है और तब ये लोगों के ऑब्जेक्टिव को अचीव कराता है। जितने भी लोग हैं जो अलग अलग मोटिव से अलग अलग तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, जब उनके बीच में वो इनकम जब डिस्ट्रीब्यूट होता है, चाहे वो रेंट के रूप में, सैलरी के रूप में, कमीशन के रूप में, चाहे किसी भी इनकम के रूप में, तो वही कंट्री डेवलप करती है। तभी कंट्री के अंदर जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ हैं, जो बिजनेस है, वो एक्सपैंड करता है और कंट्री डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ती है। सिग्निफिकेंस ऑफ मनी ट्रेड। अब ट्रेड में मनी की क्या इंपॉर्टेंस है? जो आज जितने भी लार्ज स्केल एक्टिविटी जो हम देख रहे हैं बिजनेस में, वो सभी तभी हो पा रही हैं, स्पेशली ट्रेड में, जबकि मनी की इन्वॉल्वमेंट हो जाए। क्योंकि मनी के इन्वॉल्वमेंट के बाद ही जो क्रेडिट सेल और परचेज का प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो गया। साथ ही साथ जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड का प्रॉब्लम बार्टर सिस्टम में जो एक मेजर हर्डल था वो भी सॉल्व हो गया। और इसी कारण से आज बड़े पैमाने पर लोग सामानों की खरीद बिक्री करते हैं और अपने ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्निंग और ग्रोथ ऑफ बिजनेस इसको फुलफिल करते हैं। तो बिजनेस में भी जो ट्रेड की बिजनेस है, उसके अंदर भी ट्रेडिंग में भी बिजनेस जो मनी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मनी के बिना ट्रेडिंग भी पॉसिबल नहीं है। इंपॉर्टेंस पब्लिक फाइनेंस में भी मनी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पब्लिक फाइनेंस इज द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटीज। ये गवर्नमेंट की जो एक्टिविटीज है उनका पार्ट है। एंड गवर्नमेंट की जो मेन एक्टिविटी है वो है टैक्स कलेक्शन एंड एक्सपेंडिचर of the income on social welfare and the construction of infrastructure। ये जो गवर्नमेंट की जो मेन एक्टिविटीज़ है वो है टैक्स कलेक्ट करना, अलग अलग तरीके से अर्निंग करना और इसको इसी इनकम को अलग अलग फॉर्म में खर्च करना, चाहे वो सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये भी पब्लिक फाइनेंस का पार्ट है। और गवर्नमेंट भी जो इनकम मांगती है, जो टैक्स मांगती है, वो मनी फॉर्म में मांगती है। तो गवर्नमेंट भी अपने इनकम के लिए मनी पर डिपेंडेंट है। और गवर्नमेंट को जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती है, वो चाहे सोशल वेलफेयर वर्क हो, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स हो या फिर किसी भी तरह का डेवलपमेंटल प्रोग्राम, उसमें उसको भी मनी खर्च करना होता है। तो जो गवर्नमेंट की जो इनकम और एक्सपेंडिचर है, उसी को हम पब्लिक फाइनेंस एक्टिविटी जो गवर्नमेंट की उसको बोलते हैं और इसमें मनी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब कैपिटल फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंस इन कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इन आवर कैपिटल इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। जब हम कोई नया एसेट, कोई नई ऐसी प्रोडक्टिव एसेट जब ऐड करते हैं अपने जो पहले से जो प्रोडक्शन एसेट है उसके अंदर, तो इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। और कैपिटल फॉर्मेशन के लिए किसी भी तरह के एसेट को अरेंज करने के लिए, यूज करने के लिए मनी की ज़रूरत होती है। चाहे वो एक्स्ट्रा लैंड हो, एक्स्ट्रा मशीनरी हो, एक्स्ट्रा लेबर हो, इन सबों को जब हम अरेंज करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं कंबाइंडली कैपिटल फॉर्मेशन।
और कैपिटल फॉर्मेशन के लिए भी मनी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि विदाउट मनी हम किसी भी तरह का एसेट, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी हम प्रोडक्शन फंक्शन में यूज नहीं कर सकते एज ए कैपिटल। तो कैपिटल फॉर्मेशन के लिए भी हम कंप्लीटली मनी पर डिपेंडेंट हैं, और इस तरह से कैपिटल फॉर्मेशन एक्टिविटी भी मनी ही परफॉर्म करती है, जो इसका मेन इंपॉर्टेंस है। अब आता है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक है सप्लाई ऑफ मनी। Supply of money, and the next topic of this chapter is supply of money. It is also the last topic of this chapter. And supply of money, definition of supply of money is: supply of money refers to the stock of money held by the public at a point of time as a means of payment and store of value. जो किसी खास पॉइंट ऑफ टाइम में, किसी खास समय में जो पब्लिक के पास में जो पैसे हैं जिसके जरिए वो पेमेंट करती है या फिर उसको वैल्यू को स्टोर करती है, इसी को हम लोग मनी सप्लाई बोलते हैं। ये मनी सप्लाई कहलाती है। मनी सप्लाई के दो कंपोनेंट्स हैं, एक है करेंसी और दूसरा है डिपॉजिट मनी। ऑल द करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक और डिपॉजिटेड इन बैंक इन डिफरेंट अकाउंट्स लाइक सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट इज द पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। ये मनी सप्लाई का ही पार्ट है। इसमें जितने भी लोग हैं जो पैसे उनके पास होते हैं एक किसी खास समय में, वो चाहे उनके अपने पास में हो, अपने पॉकेट में पड़े हो, घर में पड़े हो या फिर बैंक में, ये सब मनी सप्लाई का ही पार्ट है। जो पैसे उसके पॉकेट में हैं या फिर उसके घर पे रखे हैं खर्च करने के लिए, वो करेंसी है। और जो पैसे बैंक में हैं जिनको वो अपने अलग अलग जो ट्रांजैक्शन मोटिव हैं उनको फुलफिल करने के लिए यूज करता है, वो कहलाता है डिपॉजिट मनी। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अलग अलग कितनी कैटेगरीज हैं मनी की। तो मनी की अलग अलग कैटेगरीज में सबसे पहला जो कैटेगरी है वो है M1 कैटेगरी ऑफ मनी। जो M1 कैटेगरी है वो मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी की है। मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी का मतलब क्या है? जिसकी अवेलेबिलिटी खर्च करने के लिए हमेशा ऑलवेज जो अवेलेबल है खर्च करने के लिए, वही मनी कहलाएगा M1। M1 ऐसी मनी होती है जिसमें किसी भी तरह का कोई कंडीशन नहीं होता, जो विदाउट कंडीशन अवेलेबल हो एनी टाइम, वैसी मनी ही कहलाती है M1 मनी। जैसे करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, जो करेंसी पब्लिक के पास में पड़ी है। दूसरी डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द पब्लिक विद द कमर्शियल बैंक, और साथ साथ जो डिमांड डिपॉजिट है जिसको जब चाहे बैंक से विड्रॉ कर सकता है, जैसे सेविंग्स अकाउंट है, करंट अकाउंट से, वो सारी की सारी मनी कहलाएगी M1 मनी, क्योंकि उसको जब चाहे तब वो खर्च कर सकता है, जब चाहे उसको वो यूज कर सकता है। इसमें किस तरह कंडीशन, किसी भी तरह का कोई हर्डल, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। इसी कारण से इस तरह की मनी को हम M1 मनी मानते हैं। दूसरी कैटेगरी है M2। M2 में आता है करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय पब्लिक विद द कमर्शियल बैंक प्लस टाइम डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द पब्लिक विद द कमर्शियल बैंक। जितने भी टाइम डिपॉजिट हैं, जबकि पहले वाली जो कैटेगरी थी M1 की, उसमें जब टाइम डिपॉजिट जब ऐड हो जाता है, चाहे वो कमर्शियल बैंक में हुआ हो या फिर पोस्ट ऑफिस में, जिसमें एक लॉग इन पीरियड होता है कि जिसके बाद ही कोई आदमी पैसा विड्रॉ कर सकता है, यूज कर सकता है। ये ऑनरशिप तो पैसे की पब्लिक के पास में है, लेकिन इसमें कंडीशन लगा हुआ है। जैसे हम और आप जानते हैं कि जिस तरीके से हम पैसा सेविंग्स अकाउंट या करंट अकाउंट से विड्रॉ कर सकते हैं, वैसे हम फिक्स्ड डिपॉजिट से विड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि इसका फिक्स्ड टेन्योर होता है, फिक्स पीरियड होता है, इसके बाद ही हम इस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो पैसा इंक्लूड हो जाता है पहले वाली कैटेगरी में, तो इसकी लिक्विडिटी थोड़ी घट जाती है। अब वो उतने पूरी क्वांटिटी है, जब इसको M1 में M2 को जोड़ते तो क्वांटिटी तो बढ़ जाती है, लेकिन लिक्विडिटी घट जाती है, क्योंकि अब इसमें कुछ हर्डल, कुछ कंडीशन वर्क करने लग जाते हैं। और जब एक कंडीशन इसमें अप्लाई हो गए, जिसकी कैटेगरी घट के सेकेंड ग्रेड की हो जाती है, और जिसको हम बोलते हैं M2 मनी। इसके बाद आता है M3 मनी। M3 मनी में M1 और नेट टाइम डिपॉजिट कमर्शियल बैंक, इन दोनों को जोड़ देते हैं, साथ में द सेविंग्स अकाउंट को जोड़ देते हैं। सेविंग अकाउंट जो कि ओपन हुआ हो किसी
पोस्ट ऑफिस में, तो इसको हम लोग M3 कैटेगरी मान लेते हैं। इसके बाद आता है M4। M3 और टोटल डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग्स एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। और इसके बाद जितने भी तरह के अलग अलग डिपॉजिट जो किसी पोस्ट ऑफिस के अंदर हैं, केवल और केवल नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को छोड़ के इन सभी को ऐड करते हैं तो ये बन जाता है M4 कैटेगरी। M4 कैटेगरी में सारी की सारी जो मनी सर्कुलेशन में है किसी कंट्री के अंदर, वो सब की सब आ जाती है। M4 कैटेगरी जो है इसकी लिक्विडिटी सबसे लो होती है, क्योंकि इसकी क्वांटिटी भले बढ़ जाती है, लेकिन अब इसमें जो M1 जो सबसे लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी था उसकी क्वांटिटी घट जाती है, और जो बाकी के जो मनी हैं, बाकी के जो ऐसी करेंसी जिसमें अलग अलग कंडीशन लगे हैं, टाइम बॉन्डेशन वर्क कर रहा है, वो सारी इसमें इंक्लूड हो जाती है। इस कारण से क्वांटिटी बढ़ जाती है, लिक्विडिटी घट जाती है। और इसी टोटल जो मनी है जो सर्कुलेशन में किसी कंट्री के अंदर वर्क कर रही है, इसी को हम लोग बोलते हैं M4 कैटेगरी ऑफ मनी। अब M0 एक नया कॉन्सेप्ट है। M0 कौन सी करें? अब M0 जो है इसको हम लोग मानते हैं इस करेंसी इन सर्कुलेशन, करेंसी डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक विद अदर RBI। वो सारी की सारी मनी जो कमर्शियल बैंक ने RBI में डिपॉजिट करके रखी होती है सिक्योरिटी मनी के रूप में, जब इसको भी ऐड कर देते हैं तो ये जो मनी है ये बन जाता है M0 मनी। M0 जिसमें कमर्शियल बैंक जो अपने डिपॉजिट का वो पार्ट जो सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट करती है एज सिक्योरिटी मनी, और दूसरे अलग अलग जो रीजन है जो बैंकिंग सिस्टम में वर्क करता है, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे भी, तब ये कहलाता है M0 मनी। अब हाई पावर्ड मनी ये क्या है? तो हाई पावर्ड मनी overall supply of money in economy ultimately depends on the amount of central bank issued by the central bank is sometimes called high powered money. In the monetary base, it consists of the currency notes and coins and the deposit held by the bank. हाई पावर्ड मनी वो मनी है जो कमर्शियल बैंक डिपॉजिट करती है RBI के पास, क्योंकि इसी के बेसिस पर ये डिसाइड होता है कि कोई बैंक कितना क्रेडिट क्रिएट कर सकता है। क्रेडिट क्रिएशन टोटली हाई पावर्ड मनी पर डिपेंड करता है, और इसी को हम बोलते हैं हाई पावर्ड मनी, जो सारी मनी जो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक में डिपॉजिट करती है, जिसके बेसिस पर क्रेडिट क्रिएशन की उसकी कैपेसिटी है वो डिसाइड होती है। तो हाई पावर्ड मनी भी हम जान गए हैं, और इस तरह से चैप्टर जो मनी मीनिंग ऑफ फंक्शंस, मीनिंग एंड फंक्शंस जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13, वो आज इसका एंड हो गया है। अब इस चैप्टर के वीडियो लेक्चर क्लास के साथ ही PDF फॉर्म में इस चैप्टर के क्वेश्चन भी मैं सेंड करूँगा, और आप लोगों की ये ड्यूटी है कि आप इस चैप्टर के क्वेश्चन अपने नोटबुक में सारे क्वेश्चंस के आंसर्स लिखें